हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले 31 जुलाई 2025 के फैक्ट शीट के बारे में, जो कि किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा पब्लिश की जाती है। और यहाँ पर यह बताया जाता है इस पर्टिकुलर फैक्ट शीट में कि इन्वेस्टमेंट जो फंड मैनेजर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है करके। और ये जो डॉक्यूमेंट है एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा हर मंथ ऑन मंथ बताया जाता है, जिसके कारण कि हम एज ए इन्वेस्टर इसको हर मंथ ऑन मंथ देख के अपना एक मार्केट का बहुत अच्छा आउटलुक देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फैक्ट शीट के बारे में। इससे पहले भी हमने फैक्ट शीट के बारे में बात किया है कि फैक्ट शीट क्या होता है, इसको कैसे रीड करना चाहिए और इससे क्या इंटरप्रिटेशन लेना चाहिए करके। अगर उसके बारे में आपको और जानना हो तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस फैक्ट शीट के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाले, जैसे कि इकोनॉमिक ओवरव्यू के, मार्केट रिव्यू के और मार्केट आउटलुक के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे इस वीडियो में नए हैं तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम इकोनॉमिक ओवरव्यू में सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये चीजें जो है टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू है, यानी कि अगर आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो ग्लोबली देखना पड़ेगा कि वहां क्या चल रहा है, उसके हिसाब से फिर इंडिया में आएंगे। तो हमें क्या है, पूरा पिक्चर जो एक प्रकार से अच्छी तरीके से पता चलने का काम होगा, जिससे कि हमारी डिसीजन मेकिंग जो है अच्छी होगी। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताया गया है। यूएस की बात करें तो यहाँ पर आप लोग डेटा में देख पा रहे होंगे, इस क्वार्टर में थोड़ा डी ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में टैरिफ बढ़ रहे हैं, जिसके कारण की महंगाई जो है उसके कंज्यूमर को फेस करने पड़ेगी। इसके कारण हो सकता है कि इकोनॉमिक में कॉन्ट्रैक्शन आ जाए। और इसी के साथ साथ जापान में भी डी ग्रोथ हो रहा है। जापान में इंटरेस्ट रेट नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो महंगाई आ रही है, जिसके कारण कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा है, लेकिन इसके कारण थोड़े समय के लिए स्लो डाउन भी देखा जा सकता है, जो कि इस डाटा से बताया जा रहा है। इसके साथ साथ यूरोजोन में पॉजिटिविटी है और यूके में बात करें तो वहां पर भी पिछले क्वार्टर से स्लाइट डी ग्रोथ है। ग्रोथ प्रोजेक्शन की बात करें तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दो डाटा है, आईएमएफ का और ओईसीडी का। तो ओईसीडी का थोड़ा कंजर्वेटिव साइड में और आईएमएफ का थोड़ा एग्रेसिव साइड में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर धीरे धीरे करके ग्रोथ दिखाई जा रही है। यूएस में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई जा रही है, इसके साथ साथ यूरोजोन में थोड़ी बुलिश ग्रोथ दिखाई जा रही है, और यूके में थोड़ी कम ग्रोथ दिखाई जा रही है, और जापान में भी धीरे धीरे करके ग्रोथ दिखाई जा रही है, जो कि एक प्रकार से कम है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक की हम बात करें, जो कि लिक्विडिटी के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करती है, और जब जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो स्टॉक मार्केट में पैसा आता है और यहाँ पर तेजी देखी जाती है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 2023, 24 और 25 के डेटा में दुनिया के जो सभी के सभी डेवलप्ड इकोनॉमी है, जापान को छोड़ के अपने ब्याज दर को कम करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जापान जो है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट से पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट पे जाते जा रहा है, जो कि जापान की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। और हाल फिलहाल के समय में जो जापान के वेजेस हैं वहां पर भी बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ साथ अगर हम दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक की बात करें तो वहां पर गिरावट होती जा रही है, जो कि एक प्रकार से पॉजिटिविटी को बताता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो लिक्विडिटी का फ्लो बढ़ेगा और मार्केट में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जा सकता है। यहाँ पर ग्लोबल बॉन्ड यील्ड के स्प्रेड की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट गिरते जाएगा पर्टिकुलर डेवलप कंट्री का, तो वहां पर स्प्रेड जो है कम होते जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ अब अगर ब्लू लाइन को देखें, जो कि जापान को डिनोट कर रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट आ रहा है, तो वहां पर स्प्रेड जो है बढ़ता जा रहा है। इसको दिखाने की कोशिश हो रही है, जो कि जापान के लिए एक प्रकार से पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ की अगर आप इंडाइसेस की बात करें तो वो भी ऑल टाइम हाई में आते जा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी में थोड़ी इन्फ्लेशन जरूरी हो जाती है चीज़ों के प्राइस को और लिविंग कंडीशन को बेटर करने के लिए। इसलिए आज से कुछ ही समय पहले वॉरेन बफेट ने भी जापान में जाके अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। इकोनॉमिक ओवरव्यू में हम अगर इंडिया के ग्रोथ की बात करें तो बीते क्वार्टर का डेटा यहाँ पर है, जो कि धीरे धीरे करके बढ़ता दिख पा रहा है। क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 की बात करें तो 5.6, 6.4 और 7.4 बताया जा रहा है। और ये डाटा जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम से आया है, जो कि गवर्नमेंट की डाटा है। लेकिन यहाँ पर हमें कई बार इस डाटा पे शक भी होता है, जिसको कि हम आगे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ग्रोथ प्रोजेक्शन की बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर 6.4 और 6.4 आईएमएफ और ओईसीडी दोनों के प्रोजेक्शन कुछ समान में है। इसके साथ साथ हम अगर डिफरेंट प्रकार की इंडस्ट्री की बात कर ले, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बस जो है कंस्ट्रक्शन में
और फाइनेंशियल और रियल इस्टेट सेक्टर में थोड़ी पॉजिटिव ग्रोथ दिख रही है। बाकी अन्य सेक्टर की बात कर ले तो वहां पर डी ग्रोथ दिख रही है। इसके साथ साथ हम अदर इंडिकेटर की बात कर ले जैसे कि सीपीआई इन्फ्लेशन की, तो वो भी जो है नेगेटिव टेरिटरी में पहुंचता जा रहा है, जो कि एक प्रकार से डिफ्लेशनरी इन्वायरमेंट को बताने की कोशिश कर रहा है इंडिया की। इसी के साथ साथ हम अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात कर ले तो बीते कई महीनों में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए वो बढ़ा ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे घटता जा रहा है, जो कि एक प्रकार से बैड शेप ऑफ इकोनॉमी को बता रहा है इंडिया की। क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी और कई सारी चीजें बढ़ेंगी। जो कि हम जीडीपी डेटा की बात की है जो कि धीरे धीरे करके बढ़ती दिख रही है, उसको फ्लॉ की तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर जीडीपी रियल टर्म्स में बढ़ता तो यहाँ पर प्रोडक्शन के लेवल भी बढ़ते, तो यहाँ पर ये डेटा एक दूसरे को आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इसी के साथ साथ हम अगर कोर आउटपुट की बात करें जो कि 8 कोर सेक्टर के बारे में, तो वहां पर भी धीरे धीरे करके ग्रोथ दिखाई गई है। इसी के साथ साथ हम अगर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई की बात कर ले तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सर्विस पीएमआई का लेवल जो है थोड़ा गिरा है, लेकिन यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का लेवल थोड़ा बढ़ा है। यहाँ पर सर्विस में गिरावट इसलिए भी आ पा रही क्योंकि जो आईटी सेक्टर की बात करें जो कि इंडिया के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान करती है, उनके जो बिजनेस मॉडल है धीरे धीरे कोलैप्स कर रहे हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो आईटी सेक्टर के इंडाइसेस में जो बहुत ज्यादा प्रेशर देखा जा रहा है और इस कंपनी के वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा गिरावट भी देखी जा रही है, जिसके कारण कि सर्विस पीएमआई जो है थोड़ा कम हुआ है। यहाँ पर इकोनॉमिक इंडिकेटर के हीट मैप की बात कर ले तो जैसा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पीएमआई बढ़ा है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर वो हरे कलर से डिनोट किया जा रहा है। उसी के साथ साथ इंफ्रा कोर की बात कर ले तो गवर्नमेंट यहाँ पर फिर से धीरे धीरे करके स्पेंडिंग चालू कर रही है, तो पिछले क्वार्टर से थोड़ी बढ़ी हुई डेटा दिख रही है जो कि 1.7 के आसपास है। उसी जगह अगर हम कंज्यूमर इकोनॉमी की बात कर ले तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ऑटो सेक्टर की, यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर सेल्स की बात करें, ट्रैक्टर की बात या डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक की, तो वहां पर सब में जो है धीरे धीरे करके गिरावट देखी जा रही है। कंज्यूमर प्राइस इंडिकेशन एग्रीकल्चर की तो वहां पर डेटा गायब है, लेकिन यहाँ पर सीपीआई इन्फ्लेशन की बात कर ले तो वो गिरता जा रहा है, जो कि एक प्रकार से इंडियन कंज्यूमर के लिए थोड़ी पॉजिटिव बात है। इसी के साथ साथ आप अगर जीएसटी कलेक्शन की बात कर ले तो बीते 2 क्वार्टर से वो गिरता ही जा रहा है। अगर हम अप्रैल 2025 की बात करें तो वहां पर 2300 का डाटा था, उसके बाद 2000 का हुआ, फिर हाल फिलहाल के समय में जो है 1800 के आसपास है। यहाँ पर जीएसटी का डाटा एक प्रकार से कंजप्शन और सारी चीजों की एक्टिविटी को भी बताने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर जीएसटी में डाउनफॉल एक प्रकार से इकोनॉमी को सुस्त बताने की कोशिश भी हो रही है। फिर हम अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे बीएसई हेल्थ केयर का इंडाइसेस जो है बहुत मजबूत है और बीएसई आईटी सेक्टर का इंडाइसेस में ज्यादा गिरावट है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात किया। इंस्टीट्यूशनल फ्लो की बात कर ले हमारे स्टॉक मार्केट में तो यहाँ पर एफआईआई तो गायब ही है, इसी के साथ साथ जो इंश्योरेंस और कुछ कंपनी वो भी गायब है, लेकिन यहाँ पर रिटेल निवेशक का म्यूचुअल फंड का फ्लो बढ़ा हुआ है। यहाँ पर ये डेटा ये बताने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ साथ हम अगर मार्केट के आउटलुक की बात कर ले तो यहाँ पर आईसीआईसीआई ने बहुत अच्छे इक्विटी इंडेक्स का वैल्यूएशन निकाला है, जिसको देखने के बाद हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ इंसाइट्स के बारे में पता चलता है। तो जैसा कि आप लोग इस डेटा को देख पा रहे होंगे, ये डेटा जो है 113.3 के आसपास है, जो कि धीरे धीरे करके न्यूट्रल जोन में करेक्ट होते जा रहा है, जो कि एक प्रकार से पॉजिटिविटी बताता है मार्केट की। अगर मार्केट यहीं पर टिका रहता है और धीरे धीरे करके अर्निंग आते रहती है तो यहाँ पर मार्केट जो है बेस बना सकता है इस पर्टिकुलर लेवल में। इसी के साथ साथ अगर मार्केट में अर्निंग और धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है तो ये फेवरेबल हो जाएगा इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये भी एक चीज को बताने की कोशिश करता है। इसके पहले की अगर डेटा की बात करें, जिसे कि हमने पहले वीडियो में बात किया था फैक्ट शीट के, वहां पर ये डेटा लगभग 117 के आसपास था, जो कि धीरे धीरे आते जा रहा है नीचे। ये एक प्रकार से पॉजिटिविटी के तरफ बता रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। फिर इंडिया के हम अगर डेप्थ मार्केट की बात कर ले तो वहां पर भी स्प्रेड में थोड़ी गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि इंडिया में जो आरबीआई का रेपो रेट है वो धीरे धीरे गिरते जा रहा है, तो जितने भी जो बॉन्ड है वहां पर स्प्रेड जो है कम होते जा रहा है, उसको ये डेटा बताने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ साथ लिक्विडिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो बीते कुछ समय में आरबीआई जो है इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए पैसा डाला था, जो कि अब वो धीरे धीरे लिक्विडिटी कम होती जा रही है।
यहाँ पर कई सारे बैंक की बात कर ले तो वहाँ पर क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतने कम ऑफर किए जा रहे हैं, तो बैंकों के पास जो पैसा वो भी स्टॉक मार्केट में डाला जा रहा है उस पैसों को ग्रोथ करवाने के लिए। फिर कुछ और अदर इंडिकेटर्स की हम बात कर ले, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर रूपी डॉलर का इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश कर। हाल फिलहाल के समय में जहाँ पर रुपए की वैल्यूएशन जो है बहुत गिरी है और इंडियन इकोनॉमी ज्यादातर इंपोर्ट पे डिपेंड करती है, चाहे वो कच्चे तेल की बात करें, पाम ऑयल की बात करें, दाल की बात करें या कई सारी चीजों की, तो यहाँ पर हमारे बजट में प्रेशर देखा जा सकता है। इसके कारण यहाँ पर जो FII की जो बिकवाली आई है उसके कारण भी इस रुपए में इम्पैक्ट आ रहा है, उसको भी बताने की कोशिश हो रही है। इसी के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर की बात कर ले तो यहाँ पर क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ के बारे में बताया गया है, जो कि बीते कई सारे महीनों में धीरे धीरे करके नीचे आते जा रहा है। अगर बैंकिंग सेक्टर ही स्लो रहेगा तो ओवरऑल इकोनॉमी कैसे करेगी, जो कि एक प्रकार से इंडिया की इकोनॉमी को स्लो डाउन में बताने की कोशिश कर रहा है ये डाटा। और इसी के साथ साथ अब अगर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेशक है और जब भी आप कोई स्टॉक को पकड़ने की कोशिश करते हैं उनका रिजल्ट खराब आता है, तो वहां पर स्टॉक को बहुत ज्यादा पनिश किया जाता है। अगर उस कंपनी के पी रेशियो ज्यादा रहते तो स्टॉक मार्केट उसको बहुत तेजी से गिराने की कोशिश करता है। आप एज अ निवेशक एक बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, अपने शिप के फ्लो को बरकरार रख सकते हैं, जिसके कारण कि आने वाले समय में आपको जो आपके NAV की वैल्यू मिलेगी वो बराबर इसी प्राइस की मिलेगी, और जब वो बढ़ेगी तो आपके रिटर्न बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अगर अपने शिप के वैल्यू को बढ़ाएंगे नहीं या शिप के वैल्यू को रोक देंगे तो आप अपने साथ जो है इंसाफ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी ही एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।